सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका नारायण हूँ और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। और बहुत ग्लोबली हम हमेशा देखते हैं कि कभी किस आउटब्रेक होता है कोई कंट्री में। एक कभी कोई वायरस का आउटब्रेक होता है, कभी कोई वायरस का आउटब्रेक होता है, और हम जो है यहाँ पे घबरा जाते हैं क्योंकि कोविड हम लोग फेस कर चुके हैं। वो कोरोना वायरस है, कितना सीवियर पैंडमिक था। हम लोग सब तब से हर कॉमन आदमी जब भी सुनता है कि कहीं भी एक आउटब्रेक हुआ कोई भी वायरस का, तो हम लोग के अंदर में डर समा जाता है। तो मुझे इसी से लगा कि नहीं, मैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कुछ आपको इस वायरस के बारे में बताऊं कि कितना आपको सचेत रहना ज़रूरी है, लेकिन कितना डरना है ये आपको समझना होगा, और कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं अगर आप उस वायरस के बारे में जानेंगे। तो आज के इस सीरीज़ में मैं हंटा वायरस के बारे में बताना चाह रही हूँ। नाम ही सुन के आदमी डर जा रहा, हंटा वायरस। लास्ट वाले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने इबोला वायरस के बारे में बताया था, ये हंटा वायरस, क्योंकि अभी 2026 में जून में एक आउटब्रेक हुआ था जिसमें अराउंड एक क्रूज़ में हंटा वायरस से 13 लोग इफेक्टेड हुए थे, जिसमें 3 डेथ भी रिपोर्टेड हुआ है। उस क्रूज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे। तो लोग को तुरंत WHO जो क्या करता है, एडवाइजरी जारी कर देता है बाकी कंट्रीज़ के लिए भी कि आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखिए, या अगर आपके यहाँ कोई केस हो तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कुछ हंटा वायरस के बारे में। तो हंटा वायरस, जैसे नाम है, ये एक वायरस है। तो वायरस ये जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है कि वायरस जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है बैक्टीरिया या हम लोग से, क्योंकि वायरस में चाहे केवल RNA होगा या DNA होगा। बैक्टीरिया है या ह्यूमन बींग जैसे हम लोग हैं, हम लोग में दोनों RNA और DNA होता है, लेकिन इसमें आइदर RNA होता है और DNA। और जिस वायरस में RNA होगा वो RNA का भी फंक्शन निभाएगा और DNA का भी, और वाइस वर्सा ऐसे होता है। तो हंटा वायरस जो है, इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, और ये हंटा वायरस एक फैमिली है। इसमें बहुत सारा डिफरेंट वायरसेस है जो कि डिजीज़ कराता है। अब हंटा वायरस, जैसे हम लास्ट क्लास में जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे इबोला वायरस है, ये थोड़ा डेंजरस वायरस था क्योंकि अगर इसका इन्फेक्शन होगा तो मोर्टेलिटी 90% है, और जो आदमी बच जाता है वो केवल 10% होता है। वैसे ही हंटा वायरस का भी मोर्टेलिटी जो है वो 30 to 40% है। तो इसीलिए ये सब जो वायरस का जो जब आउटब्रेक्स होता है तो आदमी को डर लगने लगता है कि ये कॉमन वायरल डिजीज़ की तरह नहीं है कि हम लोग को इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप से कि हुआ, सर्दी खांसी हुआ और अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, ये अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि 11 लोग इन्फेक्टेड हुआ या 13 लोग इन्फेक्टेड हुए क्रूज में, जिसमें 3 आदमी मर गए। तो ये सब थोड़ा सा डेडली वायरस है। तो हंटा वायरस क्या है? इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, और मेनली जो वायरस का है प्रिडिलेक्शन होता है कि सर्टेन ऑर्गन्स की तरह। तो ये जो है, ये मेनली जो है ये लंग को इन्वॉल्व करेगा या किडनी को इन्वॉल्व करेगा। तो अगर ये लंग को अगर ये इन्वॉल्व करता है तो पहले लंग में सिम्टम आने के पहले जो वायरल का जो डिजीज़, जो वायरस का डिजीज़ होता है उसमें एक प्रोड्रोमल पीरियड होता है जो कि 1 से 5 दिन होता है जब तक मेन सिम्टम आता है। तो सबसे पहले अगर किसी को हंटा वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो उसमें क्या होगा कि उस आदमी को फीवर होगा, चिल होगा, हेडेक होगा, तो लगेगा कि कॉमन फ्लू टाइप से है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 दिन बीतेगा इन्फेक्शन का, उसके बाद अगर उसका लंग में इन्फेक्शन हुआ है तो लंग का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू होगा। अब ये वायरस क्या करता है, अगर लंग में इंटर करता है तो डायरेक्टली ये लंग के टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करता, ये करता है आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये हैम्पर करेगा। अब जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है उसमें लीकेज शुरू हो जाता है, और इससे जो है बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकलता है, और पूरा लंग में अक्यूमुलेट, जहाँ लंग में ऑक्सीजन होना चाहिए, हवा होना चाहिए, वहाँ क्या होता है कि पूरा पानी फ्लूइड भर जाता है। इसके कारण क्या होता है कि आदमी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, वो सांस नहीं ले पाता है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सांस लेने में, और वो धीरे धीरे क्या होता है पुल्मोनरी सिंड्रोम हो जाता है, और पेशेंट हाइपोटेंशन हो जाएगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, जो लंग का क्या काम होता है कि साफ ऑक्सीजन को सब जगह सर्कुलेट करना,
तो वो काम नहीं कर पाता और धीरे धीरे पेशेंट को हम लोग बहुत सीवियर फॉर्म हो जाता है, पेशेंट को हम लोग लूज़ कर देते हैं। अगर वो हंटा वायरस किडनी को अगर इन्वॉल्व कर रहा है तो किडनी को इन्वॉल्व करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें भी सिमिलर होगा, उसमें हेमरेजिक फीवर होता है, रैशेस निकलता है जब किडनी इन्वॉल्व होता है। और किडनी में भी ऐसे ही होता है, किडनी के स्ट्रक्चर को वो डायरेक्ट डैमेज नहीं करता, वो क्या करता है, उसके वेसल से लीकेज होता है। अब किडनी में जो है अब पानी इकट्ठा होने लगता है, उससे क्या होता है पूरा बॉडी में, और रीनल पानी इकट्ठा, जो पानी को जो किडनी का काम है कि वेस्ट वाटर को बॉडी से बाहर निकालना, तो वो कर नहीं पाता है और बॉडी एक्यूमुलेट और एक्यूट रीनल शट डाउन हो जाता है। तो ये सब सीवियर फॉर्म है अगर किसी को हंटा वायरस का इन्फेक्शन होता है। और जब अगर किसी को ये सब सिम्टम हो तो वो तुरंत डॉक्टर से जाके मिले। तो डॉक्टर से जब जाके वो मिलेगा तो डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, ब्लड टेस्ट, और वो एलाइजा या पीसीआर से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में कंफर्म होगा। लेकिन हंटा वायरस का एक बहुत अच्छा चीज़ है जो हम लोग सबको समझना है कि ये जनरली जो है ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है। जैसे इबोला वायरस में मैंने बताया था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ये फैलता नहीं। ये जो हंटा वायरस है ये रोडेंट माने चूहा से ये फैलता है। तो अगर आप चूहा को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक इस बीमारी से, हंटा वायरस के बीमारी से बच सकते हैं। और ये जो अभी क्रूज़ में जो हुआ, जो आउटब्रेक हुआ हंटा वायरस का, वो एक बहुत रेयर हंटा वायरस का वैरायटी है, एंडीज वैरायटी, जो रेयर में भी रेयरेस्ट है, जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, वही वाला वैरायटी हुआ। और जनरली वो साउथ अफ्रीका में होता है। लेकिन जनरली जो बाकी जगह यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका में या जहाँ भी होता है, ये जनरली वो वैरायटी का हंटा वायरस का इन्फेक्शन होता है जो जनरली जो है रोडेंट जैसे माइस या रैट से जो फैलता है। तो प्रिवेंशन बहुत आसान है कि आप जो है, जो भी इन्फेक्टेड एरिया आपको लगता है वहाँ रैट है, तो उसको जब भी आप हैंडल कर रहे हैं तो मास्क या ग्लव्स लगाइए। या ये भी रैट के नहीं कि आपको चूहा काट लिया तो ये बीमारी होगा, नहीं, चूहा का जो यूरिन और सलाइवा जो सिक्रीट होता है वो हवा में, उसमें जो हवा का जो ड्रॉपलेट होता है उसमें वो होता है, और जब आदमी उसको इनहेल करेगा तभी जाके उसका इन्फेक्शन होगा। तो इसीलिए बताया जाता है कि जहाँ भी हंटा वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है या होता है, वहाँ पे अगर कोई रूम है जो कि बहुत दिन से बंद है, तो आप अचानक उस रूम को खोल के मत घुसिए, क्योंकि हो सकता है उसमें बहुत सारा चूहा हो और वो बहुत यूरिन और सलाइवा उसके चारों तरफ हो और वो हवा में तैर रहा हो और आपको हंटा वायरस का इन्फेक्शन। इसीलिए बताया जाता है कि आप जो है सबसे पहले क्या कीजिए कि रूम को पहले उसका खिड़की खोलिए ताकि वेंटिलेशन हो पाए, और ज़मीन में जो है, जो आपका जो ज़मीन में जितना भी डस्ट है उसको पहले सेटल करने का कोशिश कीजिए। और घर को भी आपको चूहा से रहित करना चाहिए, जितना भी होल्स है उसको बंद करके रखिए। बहुत बार क्या होता है, एग्रीकल्चर जहाँ पे खेत होता है वहाँ पे चूहा लोग बहुत रहता है होल में बना के, और आदमी लोग जैसे जो खेत में काम करते हैं वो बहुत बार नींद आ जाता है, सो जाते हैं, और उस समय अगर वो इनहेल कर लिया चूहा का यूरिन का सिक्रेशन या जो हवा में तैर रहा है तो उससे इन्फेक्शन होता है। तो ये सब अगर हम चूहा को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम हंटा वायरस से, बस एक स्पीसीज जो रेयरेस्ट है उसमें ही ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से, नहीं तो 99% चांसेस है कि ये चूहा से ही फैलेगा। इसीलिए आपको चूहा को ही कंट्रोल करना है अगर आप हंटा वायरस से अपने आप को प्रिवेंट करना, अगर आप करना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये एक सवाल सबके मन में बहुत आता है, अब चूहा कैसे इन्फेक्टेड हो गया। तो चूहा, मान लीजिए एक कोई चूहा है, उसको हंटा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, अगर बेबी वो अगर बर्थ देता है स्मॉल रैट्स को, तो उसमें वो वायरस ट्रांसमिट होगा। एक दूसरे से चूहा अगर काट रहे हैं या एक दूसरे से काट रहे हैं या खेल रहे हैं तो उसमें उन लोग का होगा, या एक चूहा जहाँ रह रहा है वहाँ यूरिन हो तो वो दूसरे चूहा को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से चूहा इन्फेक्ट, लेकिन इसमें यही अच्छा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एकदम लेस होता है। अगर आप चूहा को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये हंटा वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो हंटा का एक निमोनिक होता है जो आपको हमेशा के, हंटा जब भी आप सुनिए हंटा वायरस का, तो एच से क्या हो गया, हेमरेजिक फीवर विथ रीनल इन्वॉल्वमेंट एक होता है, एच हो गया। ए से क्या हो गया, एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब जब किडनी इन्वॉल्व होता है तो अचानक जो है यूरिन बनना बंद हो जाता है। एन से क्या हो गया,
कि इसमें जो है कि नेचुरल इसका जो है जो ट्रांसमिशन जो हो इसमें जो है न्यूअर वैक्सीन इसके अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर आदमी लोग को ये वैक्सीन मिलता है। जनरली हम लोग के जो पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टी से क्या हुआ कि इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, तो इसका ट्रांसमिशन जो हो रहा है रैट से हो रहा है। रैट को अगर आप कंट्रोल कीजिएगा तो कर सकते हैं। और ए से हो गया एक्यूट पुल्मोनरी सिंड्रोम, जो जब लंग इन्फेक्टेड होता है तो वो सांस लेने में दिक्कत होता है और आदमी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हाइपोटेंशन, पेशेंट शॉक में चला जाता है, जिससे उसका डेथ हो जाता है। तो मेरा बस यही कहने का है कि आप कोई भी वायरस को अगर किसी का नाम सुनते हैं तो एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मेरा काम था कि हम ये बात हंटा वायरस के बारे में आपको बताएं। और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप हमको चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या कोई और वायरल डिजीज़ के बारे में जानना है तो हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें ये बताएंगे आपको कि ये सब जो वायरल डिजीज़ जिसके बारे में हम बता रहे हैं इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक का रोल होता है बैक्टीरिया के डिजीज़ में। जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो जो जो सिम्टम है उसी को ट्रीट किया जाता है। जैसे फीवर आ रहा है तो फीवर को ट्रीट कीजिए, अगर आपका लंग इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, तो उसका वायरस का एंटीवायरल उसमें दिया जाता है, एंटीबायोटिक नहीं। एंटीबायोटिक अगर आप अननेसेसरी लेते हैं तो आप अपने आप को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप सोसाइटी को भी। ये चीज़ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।